नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पूरी मानवता के कल्याण पर केंद्रित है आयुर्वेद। जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, 21वीं सदी में समग्र तरीके से सोचता है भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए वैश्विक केंद्र की करेगा स्थापना। तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से 4,381 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने दी मंजूरी। चक्रवात अम्फन से उबरने के लिए पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक 2,707 करोड़ रुपए की मदद। चुनाव नतीजों के बाद बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की विधानसभा भंग करने की सिफारिश। 15 नवंबर को पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नई सरकार के गठन पर होगा मंथन। और भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग जारी। 15 लाख जांच क्षमता के साथ पिछले 6 हफ्ते में रोजाना किए गए औसत 11 लाख से अधिक कोविड परीक्षण। रिकवरी दर 93%। और देश भर में छोटी दीपावली की धूम, बाजारों में छाई रौनक। 5.5 लाख से ज्यादा दियों से जगमगा रही है रामनगरी अयोध्या। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी दीपावली की बधाई। और बुलेटिन की शुरुआत रोशनी के पावन पर्व दीपावली की जगमगाती खबरों के साथ। आज छोटी दिवाली है। इस मौके पर दियों की रोशनी से जगमगाते और रंगोली से सजे घर आंगन के बीच हर तरफ उत्साह, उमंग और उल्लास देखने को मिल रहा है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान की ज्योति जगाने वाले इस पर्व पर देश भर के बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी वस्तुओं की खरीद और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान के तहत लोग परंपरागत दिए और सजावट के दूसरे घरेलू सामानों को तरजीह दे रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया का असर भी बाजारों पर दिखाई दे रहा है। छोटी दीपावली के मद्देनजर बाजारों में रौनक छाई हुई है। लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार धनतेरस का पर्व 2 दिन मनाया गया है, इसलिए धनतेरस पर बाजार में काफी चहल पहल रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की है। शनिवार को मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार के लिए कील, खिलौने, बताशे, मोमबत्ती, दीपक, पूजा की सामग्री, झालरें और पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की भी जमकर खरीदारी की जा रही है। कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी सलाहों को ध्यान में रखते हुए लोग इको फ्रेंडली दीपावली पर जोर दे रहे हैं। अयोध्या में इस बार भी भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। दीपोत्सव के अवसर पर राम की नगरी में 24 घाटों पर 5,51,000 से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए। दियों की रोशनी से सरयू नदी के साथ श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, राम की पौड़ी और हनुमानगढ़ी सहित
सभी मंदिरों में दिए प्रज्वलित किए गए। इस बार यहां 12 से 14 नवंबर तक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में हैं। मुख्यमंत्री ने यहां सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और पहला दीप प्रज्वलित करके अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव 2020 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां श्री राम के जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वहीं एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज असंख्य राम भक्तों की बहुप्रतीक्षित साधना को पूरा होने की पावन बेला है। 492 वर्ष बाद श्री राम की जन्मभूमि अनगिनत दीपों से जगमगा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्य दीपोत्सव से अयोध्या राममय हो गई है। देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इससे पहले अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित 11 रथों को एक साथ निकाला गया। इन रथों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही सरयू नदी के तट पर भव्य पेंटिंग की गई है। वहीं छोटी दीपावली के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बधाई संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और पंथ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये पर्व देश के लोगों की एकता, सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करता है। ये पर्व हमें मानवता की सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आइए संकल्प करें कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार से हम समाज के निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां बांटते हुए आशा और समृद्धि का दीप बने। साथ ही उन्होंने प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ दीपावली मनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली का पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। ये त्यौहार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोविड संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता उपायों का सख्ती से पालन करते हुए दीपावली का त्योहार मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट करके कहा कि इस दीपावली हम सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए एक दिया जलाएं जो निडर होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शब्द हमारे सैनिकों के अनुकरणीय साहस के प्रति आभार की भावना के साथ न्याय नहीं करते। वहीं प्रधानमंत्री ने सैनिकों के परिवारों के प्रति भी आभार जताया। दीपावली के मौके पर विदेशों से भी बधाई के संदेश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ ही कई बड़ी हस्तियों ने शुभकामनाएं दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस त्योहार से मिलने वाले संदेश का इस वर्ष विशेष महत्व है क्योंकि दुनिया कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अंधकार को मिटाने की अवधारणा को हम सैद्धांतिक मानते आए हैं। साल 2020 में डर के बावजूद हमने एक दूसरे का साथ दिया, प्रेरित किया और एक दूसरे के साथ खड़े रहे। Happy Diwali, everyone.
This is a special time for the many Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists who call Australia home, and for the hundreds of millions of more all around the world. At the time of the new moon, on the darkest day of the month, Diwali carries a powerful message of light dispelling darkness. Most years, we often think of this as something theoretical, a concept, rather than something that is lived or experienced. But this year, Diwali's message has a special significance as we respond to COVID-19. We're looking for that light amongst what has been a very dark year. मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। आयुर्वेद दिवस के मौके पर 2 अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आयुर्वेद की एक विरासत है और पूरी मानवता के कल्याण को समर्पित है। भविष्य के लिए तैयार 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के परंपरागत ज्ञान को अब विदेश में अपनाया जा रहा है। आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। राष्ट्र को समर्पित किए गए ये संस्थान भारतीय आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर हैं। दोनों संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का ये सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार आयुर्वेद के ज्ञान के विकास और इस्तेमाल की जरूरत है। देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकित्सा वाला ज्ञान जो है, उस ज्ञान विज्ञान को 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकारी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, नई रिसर्च की जा रही है। 3 साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई है। लेह में सोवा रिगपा से जुड़ी रिसर्च और दूसरे अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान विकसित करने का काम जारी है। आज गुजरात और राजस्थान के जिन 2 संस्थानों को अपग्रेड किया गया है, वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से सोचता है।
हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है कि इसी साल संसद के मॉनसून सत्र में 2 ऐतिहासिक आयोग भी बनाए गए हैं। पहला, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। यही नहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेशन की अप्रोच को प्रोत्साहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है और भारत से आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात 45% तक बढ़ा है। उन्होंने भरोसा जताया कि साझा प्रयासों से आयुष ही नहीं बल्कि आरोग्य की भारत की पूरी व्यवस्था एक बड़े बदलाव की साक्षी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। आयुष मंत्रालय 2016 से ही धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के मौके पर हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया कि भगवान धन्वंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। पौराणिक मान्यता के मुताबिक धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिन माना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता और वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 6 राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जो इस साल प्राकृतिक आपदा झेल चुके राज्यों को केंद्र की ओर से सहायता के तौर पर दी गई है। ये राशि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को दी जाएगी, जहां इस साल लोगों को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का प्रकोप झेलना पड़ा। गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से 4,381 करोड़ रुपए से अधिक 6 राज्यों को जारी किए जाने की समिति ने मंजूरी दी। इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 2,707 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 268 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 577 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश को 611 करोड़ रुपए और सिक्किम को करीब 88 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्रालय उद्योग, वाणिज्यिक संघों, व्यापार निकायों और विशेषज्ञों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श के लिए बजट पूर्व परामर्श आयोजित कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से मंत्रालय को विभिन्न प्रारूपों में बजट पूर्व परामर्श आयोजित करने के लिए विभिन्न सुझाव मिले हैं। सरकार ने इस बार विभिन्न संस्थानों और विशेषज्ञों से सुझाव हासिल करने के लिए एक ईमेल बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जल्दी सूचना भी जारी की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि देश के विभिन्न वर्गों के लोगों से परामर्श लेकर 2021-22 के बजट को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो बजट पर विचार विमर्श के लिए 15 नवंबर 2020 से उपलब्ध होगा। इस पोर्टल पर रजिस्टर करके नागरिक अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं। अगर सुझाव पसंद आते हैं तो उनसे फोन या ईमेल के जरिए संपर्क किया जाएगा। पोर्टल 30 नवंबर 2020 तक खुला रहेगा। चुनाव नतीजों के बाद बिहार में सरकार गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करके मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। इससे पहले एनडीए घटक दलों के नेताओं की आज पटना में बैठक हुई, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। बिहार में एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की रविवार 15 नवंबर को पटना में बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन के बारे में फैसला लिया जाएगा।
बिहार में एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की रविवार को पटना में बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा। पटना में एनडीए घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक 15 नवंबर को नई सरकार के गठन के बारे में औपचारिक रूप से फैसला करेंगे। बैठक में सरकार के गठन से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जाएगी। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर आयोजित एनडीए की पहली बैठक में सभी 4 घटक दलों जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह और विजय कुमार चौधरी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी बैठक में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषदों के चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। चौथे चरण के लिए 20 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 21 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 23 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत होने पर 7 दिसंबर को मतदान होगा। बाईस दिसंबर को सभी 8 चरणों के मतदान की एक साथ मतगणना होगी। इसके साथ ही चौथे चरण के म्युनिसिपल उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार तीसरे दिन 5 लाख के स्तर से नीचे बनी हुई है। वहीं दैनिक स्तर पर कोविड के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। फिलहाल देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 5.55% हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। आंकड़ों की तुलना करें तो पिछले 24 घंटों में 44,879 नए मामलों की तुलना में 49,079 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,84,547 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 547 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ देश में अब तक 81,15,580 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों में से केवल 5.55% बीमार हैं। इस समय कोरोना के सक्रिय मामले 4,84,547 हैं। वहीं 44,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। इस समय भारत में कोविड महामारी की मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में महामारी की सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे में 547 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,88,668 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 11,39,000 जांच की गई। इस तरह देश भर में अब तक कोविड-19 के 12,31,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई और दिवाली रात में इसके गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 330 दर्ज किया गया। गुरुवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 314 रहा था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के पड़ोसी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब और बेहद खराब श्रेणी में रहे हैं। फरीदाबाद में 327, गाजियाबाद में 360, नोएडा में 331, ग्रेटर नोएडा में 329, गुड़गांव में 328 दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार के बाद पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा की गति बढ़ने की संभावना है और इससे दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। लगभग 330 अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है और हमारा ऐसा अनुमान है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा और बिगड़ेगी और
आज लेकिन वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहेगी, लेकिन कल से सीवियर में जाने की संभावना है इसकी। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर में QRSAM नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ऑल वेदर और ऑल टेरेन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का ये परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। करीब 3:30 बजे चांदीपुर के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से QRSAM नाम की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके बारे में अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि चीनी सेना के पास या तो उनका स्वामित्व है या वो उसके नियंत्रण में है। इस आदेश के मुताबिक कम्युनिस्ट चीनी सेना की कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा कि चीन संसाधन हासिल करने के लिए अमेरिकी पूंजी का तेजी से दोहन कर रहा है और अपनी सेना, खुफिया सेवा और अन्य सुरक्षा जरूरतों का विकास और आधुनिकीकरण कर रहा है, जिससे अमेरिकी सेना को सीधे चुनौती दी जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।